हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फ्रेंड्स। जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम होने वाला है, यानी बिहार टीचर का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आज एक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भारत का भूगोल, यानी भारत के भूगोल से बनने वाले प्रश्नों को फ्रेंड्स। यह बेस्ड ऑन एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर होने वाला प्रश्न है, यानी डिफरेंट टाइप के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है फ्रेंड्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अंत में फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है। पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है, याद रखिएगा, कि भारत का दुरुस्त दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत का अगर दुरुस्त दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो वो कौन सा है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पारेसन पॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है, इसी को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो इंदिरा पॉइंट है ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और ये इसका लोकेशन है 6:04। कितना है फ्रेंड? तो से 6:04 इसका लोकेशन है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछ लेगा फ्रेंड्स कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा वो है केप कोमेरिन। क्या है? केप कोमेरिन। क्या है? केप कोमेरिन जो है फ्रेंड्स, ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। पहला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, तो वो कुल 9 राज्य। भारत के 9 ऐसे राज्य फ्रेंड्स ना जो तटरेखा से लगे हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मान लीजिए भारत का मैप है, ठीक है ना। ये भारत का मैप आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इधर आपका क्या है? इधर आपका होता है, याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर है अरब ना, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी है फ्रेंड्स, इधर है, याद रखिएगा, इधर अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी में 4 राज्य है ना, बंगाल की खाड़ी से 4 राज्य लगे हुए हैं तटों से, जबकि अरब सागर में 5 राज्य। तो कुल मिला के कितने हुए? तो 4 और 5 यानी 9 राज्य जो है ना फ्रेंड्स, ये लगे हुए हैं तटों से। अब उन 9 राज्यों की बात करें तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, उन 9 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये जो 5 राज्य है फ्रेंड्स, नहीं, ये कहाँ है? तो ये पश्चिमी घाट में है, पश्चिमी घाट की तरफ है। जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये जो 4 राज्य हैं ना, ये किधर हैं? तो ये पूर्वी घाट की तरफ हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत में कितने तटीय राज्य सीमा रेखा लगाते हैं, तो कुल लगाते हैं फ्रेंड्स 9 तटीय राज्य, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इनके तट रेखा की लंबाई की बात करूं तो ये फ्रेंड्स 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा, इनके तट रेखा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं कि अगर मैं इसमें द्वीपों को शामिल कर लूं तो 7516.7 जो है फ्रेंड्स, ये हो जाता है तटरेखा की लंबाई, ठीक है ना। अच्छा, वहीं भारत की मुख्य भूमि की लंबाई की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि की जो लंबाई है, सीमा है की लंबाई है, वो है 15,200 किलोमीटर। याद रखिएगा, 15,200 किलोमीटर। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये भी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत का जो समुद्री तट है ना, यानी गुजरात राज्य, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो गुजरात राज्य है ना फ्रेंड्स, इसी की तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। अच्छा, पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे गुजरात है, जिसकी तट रेखा सबसे ज़्यादा बड़ी है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे स्थान पे कौन है? तो फ्रेंड्स दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है। याद रखिएगा, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है। अगर ऑप्शन में गुजरात न दिया हो फ्रेंड्स, तो उस समय आप क्या ट्रिक मारेंगे? आंध्र प्रदेश लगाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया कि भारत की ये मुख्य भूमि, भारत का ये जो मान लीजिए तट रेखा है, तो इधर 5 राज्य होते हैं, इधर क्या राज्य हैं? 4 राज्य हैं। तो इन 5 राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है फ्रेंड? तो सबसे बड़ा राज्य जो है, जो सबसे ज़्यादा तट सीमा लगाता है, वो है गुजरात, जो कि इधर पश्चिमी घाट की तरफ है। अच्छा, वहीं दूसरी की तरफ की बात करें तो इधर जो है फ्रेंड्स, इधर आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। तो अगर इस टाइप से भी अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि पूर्वी घाट में सबसे ज़्यादा तट सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो आप आंध्र प्रदेश बनाएंगे, और पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा तट सीमा बनाने वाला राज्य आप गुजरात बताएंगे। ओवरऑल की बात पूछेगा कि भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, तो आप बताएंगे गुजरात। तो ये भी आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में हम जाएंगे ना, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा वाला लगाने वाला राज्य कौन सा है, तो पहले स्थान पर गुजरात मैंने आपसे बताया था कि गुजरात है, और दूसरे स्थान पर मैंने आपसे बताया था कि आंध्र प्रदेश है। दूसरे पे कौन है, आंध्र प्रदेश। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर मैं जाऊं फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि किस राज्य का तटरेखा सबसे लंबी है, तो आंध्र प्रदेश की है। ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। इस संदर्भ में दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश राज्य का है, अतः विकल्प में गुजरात न होने के कारण इसका उत्तर क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ना, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कर्क रेखा जो है ना, ये जो दिए गए राज्य हैं, इन राज्यों में झारखंड से होकर गुजरती है, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कई बार डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो मैं उन्हीं श्रृंखला को लेकर आया हूं ताकि 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में देकर जा सके। ठीक है ना। अच्छा, आप इसको याद कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। याद रखिएगा, एक ट्रिक आपको याद रखना है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है ना, मित्र पर गमछा झार ना, मित्र पर गमछा झार। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इससे आ जाए मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से महाराष्ट्र। जबकि फ्रेंड्स झा से झारखंड, झा से छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड। तो देखिए इनमें से जो फ्रेंड्स है ना, वो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो झारखंड मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो याद रखिएगा कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है फ्रेंड्स, तो ये कौन सा राज्य है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये है आपका मणिपुर ना। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो मणिपुर राज्य है ना, ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, यानी कौन सा शहर जो है फ्रेंड्स कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी फ्रेंड्स गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात का एक ऐसा शहर है फ्रेंड्स जो कि कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वीय तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। तो फ्रेंड्स पूर्वीय तटीय मैदान की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपसे बताया था, ये जो है इधर वाले को पूर्वीय तटीय मैदान कहा जाता है, और इधर सॉरी ठीक है, इधर वाले को क्या कहा जाता है, पूर्वी तटीय में, ओहो सेट, इधर को कहा जाता है पश्चिमी तटीय मैदान। याद रखिएगा, इसको पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है, इसको पूर्वी कहा जाता है। ठीक है ना। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि पूर्वीय तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। तो फ्रेंड्स अन्य नाम की मैं बात करूं तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तटीय मैदान, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है ना, उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, मैकमोहन रेखा के। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, वहीं भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिप रेखा कहाँ है फ्रेंड्स, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची जाती है, तो रेड क्लिप। वहीं डूरंड रेखा की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान, भारत व अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है फ्रेंड्स ना, वो क्या, डूरंड रेखा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मणिपुर राज्य है ना, इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है ना। अच्छा, किन किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो पहली बात तो आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि जो बांग्लादेश है ना, ये भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है भारत के साथ। तो कितनी लगती है, तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ लगती है बांग्लादेश की। और इसमें से भारत का कौन राज्य नहीं लगाता है सीमा, तो मणिपुर नहीं लगाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अच्छा, कौन कौन से राज्य जो है भारत के बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, तो याद रखिएगा उसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम,
जबकि मणिपुर की बात करें फ्रेंड्स ना, तो मणिपुर म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है ना। मणिपुर किसके साथ सीमा बनाता है, तो म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाता है बांग्लादेश भारत के साथ, तो सबसे कम, याद रखिएगा, सबसे कम सीमा जो पड़ोसी देश है वो कौन सा सीमा साझा करता है, तो है फ्रेंड्स अफगानिस्तान। याद रखिएगा कौन सा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान महज जो है ना फ्रेंड्स 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भारत के साथ कितनी सीमा रेखा साझा करता है, तो 3000, याद रखिएगा 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहीं चीन की बात करें फ्रेंड्स, तो चीन जो है ना ये भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा से साझा करता है, ठीक है ना। अच्छा, वहीं बात करें फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि नेपाल की, तो नेपाल जो है ना भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और वहीं बात करें फ्रेंड्स भूटान की, तो याद रखिएगा भूटान जो है ना ये 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। जबकि अगर वहीं मैं बात करूं फ्रेंड्स भूटान के अलावा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स म्यांमार की, याद रखिएगा म्यांमार जो है ना भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो कुल 7 पड़ोसी देश हैं भारत के, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा आपको सीधा सीधा नजर आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये जो 4 राज्य हैं फ्रेंड्स ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होगा राजस्थान, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का, तो राजस्थान है। अच्छा, वहीं जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। जबकि तीसरी की बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश कौन है जनसंख्या के मामले में, तो वो है फ्रेंड्स बिहार। याद रखिएगा कौन है, बिहार। लेकिन वहीं पूछ रहे जा कि जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है, तो वो है फ्रेंड्स बिहार। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार पहले स्थान पे है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में कितने घंटे का अंतर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारतीय जो मानक समय है, याद रखिएगा जो कि इलाहाबाद, याद रखिएगा इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के पास जो नैनी स्थान है ना, यहीं से होकर, याद रखिएगा यहीं से होकर गुजरता है भारत का जो मानक समय रेखा है। और भारत के मानक समय रेखा और ग्रीनविच माध्य समय के बीच जो है ना 5.5 घंटा का अंतर होता है। कितने घंटे का, 5.5 घंटे का। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स जो भारत का मानक समय रेखा है ना वो कितना है, तो वो है 82.5 डिग्री। कितनी है फ्रेंड्स, 82.5 डिग्री। तो याद रखिएगा 82.5 डिग्री है, तो चूंकि 1 डिग्री बराबर कै मिनट होता है, तो 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। वहीं 82.5 डिग्री की बात करें तो 82 में पहले 4 का आप गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 और 4 8 है 32, 328 मिनट। अच्छा 1/2 की बात करें फ्रेंड्स, 1/2 अंश आपका बाकी रह जाता है, तो इसमें अगर 4 का गुणा करेंगे तो 2 मिनट और हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 330 मिनट। कितना भारतीय समय रेखा है, 330 मिनट आगे है। तो 330 मिनट में कितना घंटे होता है, तो 5 सही 1/2 घंटा होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत का जो मानक समय रेखा है ना वो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, याद रखिएगा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतर में कौन सी भारत की प्रमाणिक माध्य रेखा है। तो जो देशांतर रेखाएं हैं, तो भारत की प्रमाणिक माध्य देशांतर रेखा है 82.5 अंश, अभी मैंने बताया फ्रेंड्स। तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर में है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका है ना ये वर्ल्ड का मैप है, ये बीच में जो रेखा जाती है इसको विषुवत रेखा कहते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अच्छा तो ऊपर वाले जो होता है फ्रेंड्स नॉर्थ पोल हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि अगर इसको अन्य 2 भागों में बांट दिया जाए, तो इधर वाला जो भाग होता है, इधर वाला पूरा भाग, याद रखिएगा इधर वाला जो पूरा भाग होता है फ्रेंड्स इसको कहा जाता है पूर्वी देशांतर, और इधर वाला जो पूरा भाग होता है इसको कहा जाता है पश्चिमी देशांतर। तो भारत जो फ्रेंड्स ना लगभग कुछ यहीं स्थित है। तो भारत पूरी तरह से पूर्वी देशांतर में स्थित है, और किस अक्षांश में स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो पूछ रहा है कि कौन सी
प्रमाणिक माध्य रेखा जो है वो भारत के बीच से होकर गुजरती है, यानी जहां से समय का निर्धारण होता है तो वो होता है फ्रेंड्स पूर्वी दिशा में। पहली बात कि पूर्व में होगा, और कितना होगा तो 82.5 डिग्री होगा। तो ये भी चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रखनी होंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो फ्रेंड्स भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो है K2, जिसे गाडविन आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कंचनजंगा की फ्रेंड्स, तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। याद रखिएगा सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा, ये भी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, मैं K2 की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र है ना, इसके अंतर्गत आती है K2, जो कि पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत के अधिकार क्षेत्र में आती है वो है कंचनजंगा। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, इसके साथ बात करें फ्रेंड्स की विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट। कौन से? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई बात करें तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, या कहीं कहीं फ्रेंड्स 8,850 मीटर भी दे देता है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। तो फ्रेंड्स भारत के प्राचीनतम पर्वत की बात करें तो पहले आपको जानना होगा कि भारत का नवीनतम पर्वत कौन सा है। तो भारत का नवीन बलित पर्वत है हिमालय, ठीक है ना। भारत का नवीन बलित पर्वत कौन है? हिमालय। जबकि भारत का प्राचीनतम पर्वत की बात करें तो वो है अरावली पर्वत, जो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वह है अरावली। जबकि नवीनतम पर्वत श्रेणी है, आपको याद रखना है, हिमालय। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है। तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है, तो वह है अरावली, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने, याद रखिएगा कि कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है। तो कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे कार्डमम की पहाड़ियां स्थित है, जिनकी सीमाओं पर कार्डमम यानी जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। याद रखिए फ्रेंड्स, जिसे किसकी पहाड़ी कहा जाता है? इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प होगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी केरल और तमिलनाडु। याद रखिएगा फ्रेंड्स, केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित है इलायची की पहाड़ियां, यानी कार्डमम की पहाड़ियां। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन की पहले बात करें फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है और कौन सा दर्रा कहाँ नहीं स्थित है। तो अकॉर्डिंग टू पहले मैं ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। अच्छा, विकल्प नंबर बी क्या कह रहा है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर जो बी है ना, यह लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता। फ्रेंड्स याद रखिएगा, लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है, यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं लिपुलेख की बात करूं फ्रेंड्स, तो लिपुलेख जो है ना, ये उत्तराखंड में है, ठीक है ना। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो कि भारत और चीन की सीमा बनाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा सिपकिला कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश का, बिल्कुल सही है। नाथुला सिक्किम में पड़ता है, जोजिला जो है ये कश्मीर में पड़ता है। जबकि लिपुलेख दर्रा जो है ना फ्रेंड्स, ये कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में न पड़ के ये पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, लिपुलेख उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, पाल घाट जो फ्रेंड्स ये कहाँ है, तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की मैं बात करूं तो इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नाथुला है फ्रेंड्स, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर जो है ना, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, लिपुलेख कहाँ है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, और पालघाट दर्रा कहाँ है, पालघाट दर्रा केरल में है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। अच्छा, वही नाथुला की बात करें फ्रेंड्स कि नाथुला दर्रा कहाँ है, तो ये नाथुला दर्रा जो है ना फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि नाथुला दर्रा सिक्किम में है। कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, जो निम्न में से दिए गए दर्रे उनसे संबंधित राज्यों का सुमेलन की बात करें तो याद रखिएगा, नाथुला कहाँ है, सिक्किम में है। लिपुलेख उत्तराखंड में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, जबकि पालघाट दर्रा जो है ये केरल में है। अच्छा, आपको बताना फ्रेंड्स कि भोर घाट दर्रा कहाँ है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ये निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत के अंदर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सतलज नदी है ना, इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। अतः फ्रेंड्स दो चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, एक तो उद्गम स्थल और एक होता है मुहाना। तो उद्गम स्थल किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उनको उद्गम स्थल कहा जाता है, और जहाँ पे नदियाँ गिरती हैं उनको मुहाना कहा जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो आपका फ्रेंड्स सतलज नदी है ना, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, भारत के अंदर नहीं है, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ है, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि ये चाइना के अंदर से निकलती है। और कहाँ से निकलती है, तो जहाँ से सिंधु नदी है वहीं के आसपास से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं फ्रेंड्स। याद रखिएगा सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकस ताल झील से निकलती है, और यह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए सिपकीला दर्रे यानी हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। यानी इसका जो उद्गम स्थल है ना, वो भारत में नहीं है, बल्कि सिपकीला दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। जबकि सिपकीला दर्रा कहाँ का दर्रा है, तो हिमाचल प्रदेश का है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। कौन सी नदी जो है हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सतलज नदी, ठीक है ना। हिमालय को पता होगा फ्रेंड्स कि हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो तीनों श्रेणियों में जो काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है फ्रेंड्स सतलज नदी। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड्स भागीरथी नदी की मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो भागीरथी नदी है ना फ्रेंड्स, ये निकलती है गोमुख से। उत्तराखंड, याद रखिएगा कहाँ से निकलती है, गोमुख से, उत्तराखंड के गोमुख से। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, भागीरथी और अलकनंदा, याद रखिएगा भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, गंगा नदी का निर्माण करती थी। ये भी आपको याद रखना है। और गंगा नदी की बात करूँ तो यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली अगर नदी आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सी नदी है फ्रेंड्स, तो वो याद रखिएगा वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा वो कौन सी नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। और यही ब्रह्मपुत्र नदी फ्रेंड्स जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। याद रखिएगा क्या हो जाता है, दिहांग हो जाता है। और यही ब्रह्मपुत्र नदी आगे जाकर के असम में 2 भागों में बढ़ जाती है। तो एक को बना लेता है मानस और दूसरी बन जाती है लोहित। और मानस और लोहित नदियों के बीच में एक आपका पाया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा एक आपका पाया जाता है, ठीक है ना। मानस और लोहित नदियों के बीच में एक नदी द्वीप है जिसका नाम है माजली नदी द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल की बात करते हैं। तो याद रखिएगा भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर की दूर पर स्थित शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है, ठीक है ना। झाला के समीप सियागंगा नदी भागीरथी में मिलती है। और देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर के किसका निर्माण करती है, तो गंगा नदी का, यानी उस वहाँ से गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, प्रश्न अगर पूछ ले कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलती हैं, तो फ्रेंड्स एक मिलती हैं देवप्रयाग में। याद रखिएगा कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में, जहाँ पर उसका नाम क्या पड़ जाता है, तो गंगा पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक से याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो फ्रेंड्स वो होता है नर्मदा नदी का। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है फ्रेंड्स, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा नदी का अमरकंटक से जो होता है फ्रेंड्स उद्गम होता है। अगर अमरकंटक की बात करें तो यहाँ से एक नदी निकलती है सोन नदी, जो दक्षिण से जाकर के गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी है, जो कि सोन नदी है। जो कि जो दक्षिण की बात करें तो दक्षिण से जाकर के गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी सोन नदी है, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, वहीं नर्मदा और ताप्ती की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती, ये जो 2 नदियां ऐसी है ना, ये जो है ना, ये जाके अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। और एस्च्यूरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती हैं, एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। जबकि अन्य नदियों की बात करें फ्रेंड्स तो वो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, नर्मदा नदी के उद्गम की मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो इनका उद्गम होता है अमरकंटक से। अभी मैंने बताया है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ से उद्गम होता है, तो अमरकंटक से होता है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कि सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। तो सतपुड़ा और विंध्य के बीच की बात करें तो वह नदी पड़ती है फ्रेंड्स नर्मदा, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सतपुड़ा और विंध्य के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है।
अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? तो ये भी कौन सी नदी है फ्रेंड्स? तो ये भी नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी ही जो है, जो नर्मदा नदी ही फ्रेंड्स जो है ना, ये रिफ्ट घाटी एवं भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो अब तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा नदी ही रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। देखिए, मैं प्रश्न चाहे जिस जिस टाइप से बनाकर पूछा है, मैं उन सभी टाइपों को इसमें कवर किया हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो सके। डिटेल की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी, जिसकी ऊंचाई 1057 मीटर है, यहीं से होता है। पूर्व से पश्चिम दिशा में रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती हुई यह गुजरात के भड़ौच जिले में खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो एक तो आपका हो गई फ्रेंड्स ताप्ती नदी, और दूसरी हो गई नर्मदा नदी। और नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में ही कौन सा पर्वत पड़ता है? तो सतपुड़ा पर्वत रेंज पड़ता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नर्मदा नदी है ना, ये पश्चिम की होकर बहती है, पश्चिम की ओर। जबकि यमुना, गंगा और गोदावरी ये सब किधर बढ़ती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि नर्मदा नदी जो है ना फ्रेंड्स, ये पश्चिम की ओर बहती है, और ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर बहती है, और जाकर के फ्रेंड्स कहाँ गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है, तो आपको बताना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैंने बताया जो नदी जो है ना पश्चिम जो नदी है अरब सागर में गिरेगी तो वही डेल्टा नहीं बनाएगी। तो इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो मैंने बताया फ्रेंड्स कि जो ताप्ती नदी है ना और नर्मदा नदी, ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं। जबकि बकिया नदियां जो हैं वो कहाँ गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जब बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी तो वहाँ किसका निर्माण करेंगी? तो वो डेल्टा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण, ठीक है ना। और बकिया नदियां जो है, दो ठो नदी नर्मदा और ताप्ती, ये नदियां कहाँ गिरती हैं? तो ये गिरती हैं अरब सागर में, जहाँ पर एस्यूरी का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम है। कावेरी नदी के उद्गम की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इसका उद्गम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो भी सिविल सर्विसेज में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे उनको मैं आप लेकर आया हूँ आपके सामने। तो फ्रेंड्स इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और दमदार क्वेश्चन के साथ मैं अगली वीडियो में उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।